मैंने लास्ट आपको समझाई थी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। हम पढ़ रहे थे ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज और ग्रेप शुगर कहते हैं। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज और ग्रेप शुगर कहते हैं। इसका प्रिपरेशन आपको समझाया था, कैसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका प्रिपरेशन है, अगर हम सुक्रोज C12H22O11, दिस इज कॉल्ड सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या इन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करें, तो इससे C6H12O6 और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बन जाते हैं। अगर हम सुक्रोज जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है पॉजिटिव है, ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, फ्रक्टोज जो लिवर रोटेटरी है। तो अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लिवर रोटेटरी फ्रक्टोज बनता है। ये ध्यान देना, इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूज होता है उस एंजाइम्स का नाम इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज एंजाइम्स, ये ध्यान देना। सेकेंड मेथड था प्रिपरेशन का स्टार्च। स्टार्च C6H10O5 का होल एन, दिस इज कॉल्ड स्टार्च, दिस इज कॉल्ड स्टार्च। अगर स्टार्च का हम हाइड्रोलाइसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या बन जाता है, एन यूनिट ऑफ ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6। और ये ग्लूकोज जो होता है ये अल्फा फॉर्म होती है, ऐसे ये अल्फा होती है और ये बीटा होती है। ये अल्फा बीटा क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको प्रिपरेशन बताया था कि ग्लूकोज हम कैसे बना सकते हैं। तो दो रिएक्शन हमारे कोर्स में है, दोनों आपको बता दें। इससे आगे अगर हम स्टडी करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज में CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CHOH 4 एल्कोहलिक ग्रुप 2 डिग्री वाले हैं, एक 1 डिग्री वाला है। तो ग्लूकोज की कुछ ऐसी फॉर्म होती है, इसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं, एक 1 डिग्री और 4 2 डिग्री वाले हैं, और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप भी कह सकते हैं। अब हमें इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में जब ये होता है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और या ये कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इस कार्बोनिल ग्रुप की ये रिएक्शन भी देता है। कौन कौन सी रिएक्शन ये देता है, अगर ग्लूकोज को हम HI के साथ हीट कर दें तो ये एन हेक्सेन बनाता है, ये एन हेक्सेन बनाता है, एन हेक्सेन बनाता है। तो ग्लूकोज को हम अगर HI के साथ हीट कर देते हैं तो ये एन हेक्सेन बनाता है। दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ 6 कार्बन इन ग्लूकोज इन ए स्ट्रेट चेन। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन, ध्यान देना, हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं तो ये ऑक्साइम बनाता है। हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन हर बच्चे को याद है, इसका ऑक्सीजन और इसके 2 H हटा दें तो CH डबल बॉन्ड NOH हाइड्रोक्सिलेमीन है, और ये बाकी पार्ट सेम रहता है, ये ऑक्साइम बना देता है, ये ऑक्साइम बना देता है। तो अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन HI से कराते हैं तो ये क्या बना देता है, एन हेक्सेन। अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन यानी कि ग्लूकोज की रिएक्शन HI से तो एन हेक्सेन, अगर हाइड्रोक्सिलेमीन से तो ये क्या बना देता है, ऑक्साइड। अगर हम ये रिएक्शन HCN से करा देते हैं तो HCN से आपको पता है ये C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है। आपको पता है H जुड़ेगा O से, CN जुड़ेगा C से, क्या बनेगा, इससे बनेगा
CHOH और CN, साइनोहाइड्रिन। बाकी पार्ट सेम रहेगा, बाकी पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। बाकी पार्ट सेम रहता है, यानी कि साइनोहाइड्रिन बना देता है। ये दोनों रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये दोनों रिएक्शन बताती हैं कि ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप बताती है, कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि इसमें ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। और ऊपर वाली रिएक्शन क्या बताती है? उसमें 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। इसके बाद ग्लूकोज की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं। जब ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। ये क्या है? कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप का कन्फर्मेशन है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन, हाँ भाई, इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम फर्दर किससे करा रहे हैं? इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम HNO3 से कराते हैं तो HNO3 क्या करता है? कंसंट्रेट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को करता है। तो इसका मतलब ये क्या बनाता है? तो ये क्या बनाएगा? ये सैकरिक एसिड बनाता है। और इसमें कंडीशन क्या आती है? CH2OH का यहाँ एसिड बन जाता है और ऊपर भी। तो कंडीशन ये आती है, इसके अंदर एक 1 डिग्री अल्कोहल है। इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है। इसके बाद अगर हम लास्ट ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएं तो जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो ये जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है? ये जो मतलब आपको बताया, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल एनहाइड्राइड के साथ ईस्टर बनाते हैं। तो CHO, इस अल्कोहल का H और इसका ये O हटा देते हैं, यहाँ COCH3 का होल 4 CH2O COCH3, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये रिएक्शन 100% चांस है आपको आए पेपर में इस बार, क्योंकि वैसे ही थ्योरी कम कर दी है। तो ये पांच कहाँ है? टोटल 6 रिएक्शन है। ये 6 की 6 रिएक्शन आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, स्पेशली कौन सी? स्टार्टिंग की ये जो 3 रिएक्शन है इसकी ओपन चेन को बताती है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये कैसे पता चला? ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स हैं, स्पेशली एल्डिहाइड ग्रुप। वो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन हमने देखी, ब्रोमीन से रिएक्शन करना, HCN से, हाइड्रोक्सिलेमीन से, DNP से भी करा सकते हैं, टोलेंस रिएजेंट से भी करा सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब कंडीशन है, मैं कुछ बोलूंगा उसे बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ रिएक्शन करती है, HCN के साथ रिएक्शन करती है, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करती है। अगर मैं ये कहूं कि ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देती, अभी तो मैं बोल रहा था रिएक्शन करती है, अब मैं कहता हूं नहीं देती। मैं कहता हूं ग्लूकोज का ऑक्साइम नहीं बनता, बना तो है, ये बोल रहा हूं मैं नहीं बनता। प्रॉब्लम आती है, क्या ये स्ट्रक्चर उन्हें एक्सप्लेन करती है? तो नहीं। ग्लूकोज को याद रखना, ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलती है। ओपन चेन में जब ये होती है तो ये रिएक्शन देती है जो मैंने नाम बोला। मैंने बोला ये 2,4-DNP टेस्ट देती है, तो इसका मतलब ये ओपन में है। ये हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाती है, तो इसका मतलब ये ओपन है। और अगर मैं ये कहता हूं कि ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलती है, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देती है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये साइक्लिक फॉर्म है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस पूछा जाता है हमसे।
हाउ कैन यू एक्सप्लेन ग्लूकोज एक्सिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म? आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में? तो आपको बोलना है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्साइम नहीं बनाता, ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलती है, अल्फा और बीटा। तो ये सब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के एविडेंस है। देखो दोबारा से सुनिए, जो मैं फिर बोल रहा हूं वही सुनिए जरा। मैं कहता हूं आपसे ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करती है, तो आप कहोगे हाँ करती है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कब है? जब ये ओपन चेन में है। अब मैं कहता हूं ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करती, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो कोई और स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले एविडेंस सुनिए जरा। अगर ग्लूकोज डीएनपी टेस्ट नहीं देती तो इसका मतलब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। अगर ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन मतलब ये कहा नहीं करती तो इसका मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। अगर ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, वे अल्फा और बीटा फॉर्म, तो वे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा आप वे एविडेंस दीजिए जिससे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होती हो। तो आप क्या कहोगे? ग्लूकोज अगर इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाए तो समझ लीजिए वो साइक्लिक है। किन में? ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करती, ये डीएनपी से रिएक्शन नहीं करती, और ये दो फॉर्म में मिलती है, ये इसकी साइक्लिक। अब प्रॉब्लम आती है वे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन आपको समझाता हूं। ओपन चेन स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन क्या है? फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर समझिए भाई जरा। सिर्फ अब स्ट्रक्चर बच रही है और कोई रिएक्शन नहीं है, ना कुछ वैसा है, लेकिन वो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें पता हो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इन ओपन चेन स्ट्रक्चर समझना भाई जरा, नोट्स में सब बने हुए हैं, ये भी याद रखना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान देना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हाँ अक्षित त्यागी बोलो भाई। सर किस टाइम से लिया करो अब क्लास आप? आज 5-7 मिनट लेट हो गया था मैं। अच्छा आपसे बस ना करा करो, मैसेज कर देख लो, मैंने बहुत देर में उठाया फिर फोन। अब आज जो था 8:38 हो गई थी। आपसे पहले एक बैच है ना दूसरा। अच्छा सर, इस पर सर एक काम करो, मैसेज डाल दिया करो आप जब भी करोगे ना। नहीं तो अब मैं पढ़ाते हुए तो उन्हें एक प्रॉब्लम कराते हुए लेट हो गया ना। अच्छा सर, कल सुनो किस भाई, टाइम करोगे सर एक्स्ट्रा क्लास? अभी तो पहले इसे कंप्लीट कर दूं और अभी 1-2 दिन के बाद लेने का इरादा है, फिर जिससे बच्चों के एग्जाम से कुछ कम हो जाए तब करूं। फिर ठीक है इतने सर। डाउट क्लास लूंगा, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का टाइम दूंगा जिसमें कोई भी बच्चा कोई डाउट पूछना चाहे पूछ सकता है। ठीक है सर। हाँ भाई, हाँ भाई, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये किस चीज का है? ओपन चेन स्ट्रक्चर का। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर का सबसे पहले सुनिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है क्या? किसी भी मॉलिक्यूल को जो 3D में है उसे 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए फिशर ने एक फॉर्मूला दिया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि किसी भी कंपाउंड में जो किराल कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली टेट्राहेड्रल कार्बन ऐसे होता है। अगर हम इसमें सॉलिड और डेसिस बॉन्ड बनाए तो ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनाया जाता है। सॉलिड और डेसिस बॉन्ड, दो नॉर्मल बॉन्ड, दो एक डेसिस और एक सॉलिड बॉन्ड। लेकिन ये कहता है नहीं, ये 3D का
स्ट्रक्चर है। 2D में कैसे बनाएंगे? तो 2D में बनाने के लिए हम दो लाइन यूज करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरफ होती है, ये ऑब्जर्वर की तरफ होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर है। यानी कि इसे हम ऐसा माने कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये हाँ भाई, हमारे पास ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। देखिए तीन पेन दिख रहा है भाई, ये भी तीन पेन नीचे हैं एक ऊपर है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर इस टेट्राहेड्रल को मैं ऐसे कर लूं आपके सामने, तो देखिए दोनों मार्कर मेरी तरफ हैं और दोनों पेन मेरे से दूर है। तो इसका मतलब ये जो ऐसे भी समझिए, देखिए आप अपनी तरफ देखिए, दोनों मार्कर आपकी तरफ हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और जो वर्टिकल है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर से दूर है और ये ऑब्जर्वर की तरफ है, ये है और कुछ नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर से दूर है और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में किराल कार्बन है तो उस किराल कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो लाइन से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये किराल कार्बन है, ये ध्यान रखना। तो किराल कार्बन को ये, अब कंडीशन आती है अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा किराल है तो ये कहता है कोई बात नहीं, उतनी ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर दो किराल हैं तो दो हॉरिजॉन्टल, तीन है तो तीन हॉरिजॉन्टल, चार हैं तो चार हॉरिजॉन्टल, बस और कुछ नहीं। इसके साथ साथ ये एक रिलेशन और बताता है, एक टर्म्स आती है कैपिटल डी और स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी और कैपिटल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है? दीज आर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमें क्या बताते हैं? ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमें ये बताते हैं कि कौन सा ग्रुप, यानी कि जिस कहाँ होता है, लेकिन किस लिए यूज होता है? ये सिर्फ किराल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी किराल कंपाउंड, ये कह सकते हैं किसी भी किराल मॉलिक्यूल्स में जो सबसे लास्ट किराल कार्बन है, जो सबसे लास्ट किराल हमेशा नंबरिंग ऊपर से होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप ऊपर होता है। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो लास्ट किराल कार्बन ये है। लास्ट किराल कार्बन पर अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप राइट साइड है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप अगर कहाँ है राइट, तो उसे डी फॉर्म कहते हैं, और अगर लेफ्ट में है तो एल फॉर्म कहते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए क्या है ये, फिर सुनिए। देखो फिशर प्रोजेक्शन क्या था, मैंने बताया किसी किराल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, उसमें दो लाइन खींचते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। याद रखना जो मेन कार्बन चेन है वो वर्टिकल लाइन पर होती है, मेन कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पर होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पर होता है। कार्बन चेन वर्टिकल होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पर होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन चेन वर्टिकल होती है। अब ये ध्यान रखना जितने किराल कार्बन उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उस कंडीशन में जो सबसे लास्ट किराल कार्बन होता है उस पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप राइट है तो डी फॉर्म, अगर लेफ्ट है तो एल फॉर्म। तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे इसी बेस पर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनानी है ग्लूकोज की, तो समझना कैसे बनेगी। देखिए ग्लूकोज में है क्या, अब यहाँ पहले तो रफ सोचे इसका, ग्लूकोज में है क्या। ग्लूकोज के अंदर देखिए पहले COH है, दूसरे कार्बन पर OHH है, तीसरे पे OHH है, फिर OHH और फिर OHH और फिर OHHH, ये कंडीशन है। तो है क्या, जरा ध्यान देना, ये कंडीशन है इस पे कार्बन पर एक तरफ H एक तरफ डबल बॉन्ड हो, फिर C के साथ HOH 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 और HHOH, ये कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होगा वो ध्यान से सुनिए। अब आपको देखना है यहाँ सबसे पहले 6 कार्बन है, मेन फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, 1 2 3 4 5 6। आपको ध्यान देना है इसमें किराल कार्बन कितने, ये गिनने,
क्योंकि अब इसे फिशर प्रोजेक्शन में हम दिखाएंगे। तो किराल कार्बन कितने हैं, तो किराल कार्बन गिने, एक तो ये किराल है, आप कहोगे ये कैसे, देखो इधर का ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, चारों ग्रुप अलग है, पूरा ग्रुप। फिर इसके बाद ये भी किराल है, कैसे, इसका ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ऊपर का ग्रुप अलग है। तो इसमें टोटल 4 किराल कार्बन है। अब जब 4 किराल कार्बन है तो हम क्या करेंगे, जब फिशर प्रोजेक्शन इसके लिए बनाएंगे तो उस फिशर प्रोजेक्शन में हम 4 किराल कार्बन दिखाएंगे। अब 4 किराल कैसे दिखाएं, तो ये हमने 4 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, सॉरी 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है ये, और वो क्या है, CHO। CHO हम यहाँ ऐसे ही दिखा देते हैं, CHO पूरा ऐसे ही दिखाएंगे। अब सेकेंड कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक साथ। सिर्फ किराल कार्बन को नहीं दिखाना, बस ये ध्यान रखना, सिर्फ किराल कार्बन को नहीं दिखाना। किराल कार्बन कौन से हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 किराल कार्बन है। तो किराल कार्बन को हमने क्या दिखाया भाई, क्रॉस सेक्शन पॉइंट से दिखाया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। अब जरा रूल को समझना जो मैं बता रहा हूं जरा। फिफ्थ कार्बन पे देखिए OH और H है, एक तरफ OH दिखाना, एक तरफ H। अगर OH हम राइट साइड दिखा दें और H लेफ्ट, तो आपको पता है लास्ट किराल है, ये लास्ट किराल है, तो इसको कहते हैं डी ग्लूकोस, डी ग्लूकोस। तो डी ग्लूकोस का मतलब समझ में आया, कैपिटल डी का, सुनो जरा, डी ग्लूकोस का मतलब है ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट किराल कार्बन पर OH राइट साइड है, ये ध्यान रखना बस, लास्ट किराल कार्बन पर OH राइट साइड है तो डी फॉर्म। अच्छा ये होता कैसे है, नेट ग्लूकोस होता है डी प्लस ग्लूकोस। ये प्लस डी क्या है, तो सुन लो जरा, एक तो होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल, जिसे हम प्लस और माइनस भी कहते हैं, ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। डी और एल प्लस माइनस ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और कैपिटल डी और कैपिटल एल ये है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्क पता हो, देखो कॉन्फ़िगरेशन, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है डीएल, और स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये आपको ध्यान रखना। अब क्या कंडीशन होगी, तो जो भी मैंने आपको बताया, डी प्लस ग्लूकोस, और ये कंडीशन है, ये हमें पता हो, 1 2 3 4 5 6, ये आपको पता। अब इसके बाद सुनिए जरा भाई, अब बाकी बचे 2 3 4, उन पे कहां लगाए, मैंने क्या बताया, 2 3 4। अब 2 पर भी H है, OH है, 3 पर भी H OH है, 4 पर भी। तो अब एक रूल है, 2 3 4 पर अपोजिट होना चाहिए, किसी को कहीं लगा दो। अगर 2 पर आपने इधर लिया है तो 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगा, 2 3 4 अपोजिट होने चाहिए, ये रूल है। अगर 2 3 एक साइड लगा दिए तो याद रखना मैनोज बन जाएगा, और 3 4 एक तरफ लगा दिए तो गैलेक्टोज बन जाएगा, ग्लूकोज जैसा ही है वो गैलेक्टोज हो जाएगा। अगर 3 और 4 एक तरफ हो गया OH तो वो गैलेक्टोज बन जाता है, और अगर 2 और 3 पर सेम साइड हो गया तो मैनोज बन जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि कैसे करने हैं, 2 3 और 4 पर अपोजिट होने चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। ये डी कौन सा है, कैपिटल डी, लास्ट किराल कार्बन पर OH राइट साइड। अगर हमें एल बनाना हो कुछ नहीं करना, बाकी सबको सेम छोड़ना है। देखो ये OH जो जहां है उसे वहीं छोड़िए, उनमें कोई चेंज आपको नहीं करना, जो जहां है 1 2 3 4 5, और ये OH लेफ्ट आ जाएगा और 6 ऐसे ही रहेगा, ये ध्यान, ये कहलाता है एल ग्लूकोस, एल माइनस ग्लूकोस या एल प्लस ग्लूकोस। एल का मीनिंग और डी का मीनिंग अलग है, एल और डी कैपिटल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं,
स्मॉल डी स्मॉल एल ये प्लस माइनस ऑप्टिकल आइसोमर्स बताते हैं। तो अब मेरी बात फिर सुन लीजिए, ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है जैसे आपके सामने लिखी हुई। फिर सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फिशर ने यह बताया कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा किराल कार्बन है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2D पे। तो उसने कहा 2 लाइन से दिखाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और उसमें जितने ज्यादा किराल कार्बन होंगे उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ा लेंगे। हमेशा मेन कार्बन चेन वर्टिकल होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पर होगा, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद इन्होंने डी और एल बताया। जो लास्ट किराल कार्बन होगा, लास्ट किराल कार्बन 5 वाला है, अगर लास्ट किराल कार्बन पर OH राइट साइड आ जाए तो उसको डी फॉर्म, अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो उसको एल फॉर्म कहते हैं। ये इन्होंने बताया। ये थी इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसी बच्चे को अब कोई डाउट हो पूछ सकता है इसमें। बोलो। सर आज उसमें आ रहा था क्वेश्चन पेपर में असर से नहीं जाना कि डी प्लस ग्लूकोज में डी साइन है, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं वो नहीं है, ये कैपिटल तो डी सर था उसमें ना। रॉन्ग हो जाएगा ना? नहीं कैपिटल डी था ना ये, जी सर। या एक स्मॉल डी तो डेक्स्टो नहीं रोटेट, कैपिटल ही था सर। कैपिटल तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर। और बोलो। सुनिए भाई जरूर। अब कंडीशन आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ हंसी का। हेलो। सर अभी तो आपने बोला कि हम OH दो OH को या H को एक साथ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। तो हाँ आपने इसमें D प्लस ग्लूकोज में दोनों को एक साथ क्यों लिखा है 4 और 5 में? फोर, मैंने ऊपर क्या नीचे। कहा, मेरी पहले पूरी बात सुनी। मैंने कहा 2 3 4 पर अपोजिट होने चाहिए, 2 3 4 पर, 5 पर नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अगर 2 3 पर सेम होगी तो मैनोज बन जाएगा, 3 4 पे सेम होगी तो गैलेक्टोज बन जाएगा। तो गैलेक्टोज मैनोज में और ग्लूकोज में सिर्फ इतना ही फर्क है। मैनोज और ग्लूकोज में 2 और 3 पर OH अपोजिट होते हैं, मैनोज में सेम साइड होते हैं। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कितना फर्क है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में इतना ही फर्क है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में 3 4 पर अपोजिट है, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में सेम साइड है। चलिए अब बात आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो अब सुनिए जरा यहाँ। अब इसकी साइक्लिक को समझिए। वो साइक्लिक कैसे बनी, बस हमें वो समझना है। होता क्या है देखो, पहले मैं ग्लूकोज ही बना रहा हूं, कौन सा, डी प्लस ग्लूकोज। ध्यान से सुनना भाई जरा, वो साइक्लिक फॉर्म कैसे बनती है। C डबल बॉन्ड OH, ये है एल्डिहाइड। देखो होता क्या है, अभी मैं कह रहा था आपसे ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। कैसे पता चला? ये 2,4-DNP से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्साइम से रिएक्शन, ऑक्साइम बना रहा है हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके। तो इसका मतलब इसकी 2,4 यानी कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है अगर ये रिएक्शन कर रहा है। और फिर मैं कहता हूं ये रिएक्शन नहीं करता। अगर ये रिएक्शन नहीं करता तो कंडीशन आती है तो एल्डिहाइड ग्रुप कहां जाता है? मैं जब तक ये एल्डिहाइड ग्रुप है हाइड्रोक्सिल अमीन से भी रिएक्शन करेगा, 2,4-DNP से भी रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये 2,4-DNP टेस्ट भी देगा, ऑक्साइम टेस्ट भी देगा। कब तक? जब तक ये रिंग है, यानी कि सॉरी ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो जब तक इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है रिएक्शन देगा, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप अगर खत्म हो जाए तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कब खत्म होता है? जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ये कैसे बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनती है? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनती है जो C1 का एल्डिहाइड ग्रुप है और C5 का एल्कोहलिक ग्रुप है, ये आपस में जुड़ते हैं।
आप कैसे जुड़ेंगे, जरा एक रिएक्शन अलग से समझ लो। देखो भाई, ये पता है ये एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है। कैसे रिएक्शन, एल्कोहल में H पे पॉजिटिव, O पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बोलो कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा। एल्कोहल में H और O का बॉन्ड पोलर है, वो टूटेगा, यहाँ CO का टूटेगा। जोड़िए, H कहाँ जाके जुड़ेगा, O के साथ, और O कहाँ जुड़ेगा, C के साथ, तो OHOR बन जाएगा। इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, इट इज द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन के जो एग्जाम्पल थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां था ये। अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हेमी एसिटल बनता है, वही काम यहाँ होगा। C1 C5 से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए यहां से ये H हटेगा, सुनो जरा, यहां से ये H हटेगा, O के साथ जाकर जुड़ेगा। ये ग्रुप यहाँ इस CO पर जाकर जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ता है, उस ग्रुप को जरा हम कुछ ऐसे लिखते, ये यहाँ जुड़ता है। H कहाँ जुड़ेगा, O के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 पर OH आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, देखो H है प्लस वाला, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, H जाएगा O के साथ, OH हो गया, इधर H ऐसे ही है। अब ये पहला वाला कार्बन भी किराल हो जाता है, अगर ध्यान दो, पहला कार्बन भी किराल हो गया, ग्रुप अलग होगी। अच्छा, अब होगा क्या आगे, सुनो भाई जरा, यहाँ का H O के पास पहुंचा, अब ये O C से जुड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम है, ये O इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो इस O को दोनों तरफ जुड़ना है, तो हम इस O को बीच में लिख दें ऐसे, और दोनों तरफ जोड़ के दिखा दें भाई, कोई प्रॉब्लम हुई हो भाई। ये H यहां से हटा, O के साथ जुड़ा, और ये O C से जुड़ा, तो C, इस O को इधर भी जुड़े रहना है, यहाँ जुड़ा हुआ था, और उधर भी जुड़ना है, तो इस तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। इस साइक्लिक फॉर्म को हेमी एसिटल कहते हैं। और इसमें पहला वाला कार्बन भी किराल हो जाता है, और किराल कार्बन को हम दिखाते नहीं, ये पहला भी किराल हो जाता है। अब देखिए इस साइक्लिक फॉर्म में, क्या इस साइक्लिक फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, कहीं भी कोई एल्डिहाइड नहीं है, देखो। तो जब ये ओपन में है एल्डिहाइड है, जब ये साइक्लिक में है एल्डिहाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये एविडेंस हो गया, जब ये साइक्लिक में होता है तो एल्डिहाइड होता ही नहीं, और जब ये ओपन में होता है तो एल्डिहाइड होता है। तो यानी कि ये एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ ओपन में है, तो ओपन में 2,4-DNP देता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है, लेकिन जब ये कहां होता है, जब ये कहां होगा, साइक्लिक में, तो ये इस रिएक्शन को नहीं देगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म है। अब ये साइक्लिक फॉर्म में भी दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये OH राइट साइड आ जाए तो इसको अल्फा फॉर्म कहते हैं, और पूरा नाम क्या है इसका, ध्यान देना, इसका पूरा नाम है अल्फा D+। देखो D+ से तो ये बना है, D+ ग्लूकोज तो ये था, और अल्फा क्यों कहा, क्योंकि OH राइट साइड आया। अगर ये OH लेफ्ट आ जाता, मैं इधर बना दूं, अगर ये OH लेफ्ट आ जाता, किसी वजह से ये लेफ्ट आ जाता, ये OH लेफ्ट आ जाता भाई, और ये H यहां 1, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन है बीच वाला, टू 3 4 5 6, इसको कहते हैं D+ ग्लूकोज, इसको कहते हैं बीटा। अगर OH राइट साइड है तो अल्फा, और लेफ्ट साइड है तो बीटा, और इनको कहते हैं हम अल्फा और बीटा। ये दो फॉर्म भी आ गई, देखो। तो मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज जब ओपन चेन में होता है तो वो एक ही स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ D+ ग्लूकोज, लेकिन जब वो साइक्लिक में होता है तो वो दो फॉर्म में, अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है, अल्फा और बीटा फॉर्म। ये कब बनी, जब C1 का एल्डिहाइड C5 के अल्कोहल के साथ साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है, ये ध्यान रखना। तो एक फॉर्म ये बनी, एक फॉर्म इधर बना दी हमने। अब आपसे पूछा जाता है, बताइए ये अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा और बीटा में सिर्फ एक चेंजिंग है, 1 पर OH इसमें राइट है, इसमें लेफ्ट है।
जिसमें 1 पर OH राइट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जिसमें OH लेफ्ट में होता है बीटा डी ग्लूकोज। और इन दोनों को हम कहते हैं ध्यान रखना भाई, एनोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है एनोमर्स। जैसे आप पढ़ते हो ना आइसोमर्स, तो ये आइसोमर्स से ही रिलेटेड है एनोमर्स। वे कंपाउंड जिनमें C1 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनको हम एनोमर्स कहते हैं। तो ये अल्फा और बीटा एनोमर्स हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी मैंने एक पॉइंट बोला था, ओफो, हाँ भाई, क्या बताया मैंने आपको? अब ये C1 और C2 पर जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी 1 पर जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। अभी मैंने एक पॉइंट आपसे बोला था कि मेनोज और ग्लूकोज में C2 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, C2 पर, सेकंड कार्बन पर, तो उनको कहते हैं एपीमर्स। उन्हें कहते हैं एपीमर्स, वो कॉम्पिटिटिव टर्म्स है, एपीमर्स। इन्हें क्या कहते हैं? एनोमर्स। ये ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने भी बोला कि लैक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में C4 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, C4 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं एपीमर्स। तो जब C2 C4 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है उन्हें एपीमर्स कहते हैं, और जब C1 पर डिफरेंट होता है तो उन्हें एनोमर्स कहते हैं। तो ये एनोमर्स है। फिर पूछा जाता है क्या ये अल्फा और बीटा एनिंशियोमर्स है? तो आपको याद रखना, नहीं। एनिंशियोमर्स कहते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। एनिंशियोमर्स उन्हें कहते हैं जो मिरर इमेज हो। जैसे आपको पता है ये हाथ है और ये दूसरा हाथ है, एक हाथ दूसरे हाथ की मिरर इमेज है। अगर मैं मिरर सामने रख लूं और ये हाथ ऐसे रखूं तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो एक हैंड दूसरे हैंड की मिरर इमेज है, इनको एनिंशियोमर्स कहते हैं। पूछा जाता है क्या ये दोनों एनिंशियोमर्स है? मिरर इमेज तो है ही नहीं भाई। मिरर इमेज का मतलब क्या है? ये ऐसा है तो इसकी इमेज अपोजिट आनी थी, अपोजिट तो नहीं आनी, सिर्फ ये OH अपोजिट आ रहा है, तो ये एनिंशियोमर्स नहीं होते, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज आर नॉट एनिंशियोमर्स, ये एनिंशियोमर्स नहीं होते। तो अब मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे क्या बताना था आपको, मुझे ये समझाना था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन कीजिए। तो हमें वहां लिखना था जब ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में होता है तो वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्साइम नहीं बनाता। ग्लूकोज दो फॉर्म में मिलता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में। These are the evidence of its cyclic structure। फिर पूछा जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनती है? तो आपको कहना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनती है वो C1 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप C5 के एल्कोहलिक ग्रुप के साथ कंबाइन होकर साइक्लिक हेमीएसिटल बनाता है, और जो साइक्लिक हेमीएसिटल बन जाता है तो ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, ये साइक्लिक फॉर्म में इसका। अच्छा, इनके मैंने एंगल ऑफ रोटेशन भी लिखे हुए हैं। ये जो ध्यान रखना, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो ये तीनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, तीनों फॉर्म। इसका मतलब अल्फा फॉर्म ओपन में और ओपन अल्फा में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे ही ओपन फॉर्म बीटा में, बीटा ओपन में कन्वर्ट हो सकती है। इनके स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होते हैं। इसका 52.5 है, किसका? ओपन का। इसका 19.2 है और इसका 111 डिग्री है। तो यानी कि जब ग्लूकोज किसमें बदलती है? ओपन में, तो वो 111 से एंगल घटते हुए 52.5 पे चला जाता है। और जब बीटा फॉर्म ओपन में बदलती है तो उस टाइम पर, बीटा फॉर्म जब ओपन में बदलती है तो उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर आपको याद रखना है ये 19.2 से एंगल बढ़कर 52.5 डिग्री हो जाता है। इसके बाद फिर आता है ये तीनों फॉर्म जब एक साथ होती हैं तो किसका रेशियो ज्यादा, किसका कम होता है? तो आपको याद रखना है जब ये तीनों फॉर्म एक साथ इक्विलिब्रियम पे होती हैं तो अप्रोक्सीमेट 65% बीटा फॉर्म होती है और 35% के नियर अल्फा होती है और ये 0% के नियर होती है, यानी कि इसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है।
ये ध्यान दीजिए। अब प्रॉब्लम आती है कि बीटा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? बीटा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? ऐसा बीटा में क्या होता है जो वो ज्यादा स्टेबल है? तो इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। एक्चुअली जब हम कंपटीशन में स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एक फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन दो फॉर्म में मिलती है, चेयर और बोट फॉर्म। चेयर और बोट फॉर्म, और उनमें चेयर और बोट फॉर्म में भी कंडीशन होती है। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल होते हैं और एक एक्सियल होते हैं और एक इक्वेटोरियल होते हैं। इक्वेटोरियल पे रिपल्सन कम होता है, एक्सियल पे ज्यादा होता है। तो एक्चुअली अल्फा फॉर्म में जो ये 1 का OH होता है, ये दोनों चेयर फॉर्म में होती है। ग्लूकोज की ये दोनों चेयर फॉर्म होती है, और चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म से, ये ध्यान रखना। तो ग्लूकोज हमेशा चेयर फॉर्म में मिलता है, लेकिन चेयर फॉर्म के अंदर ये जो ग्रुप होते हैं ये एक्सियल पर है या इक्वेटोरियल पर है। तो बीटा में जो OH होता है वो इक्वेटोरियल पे होता है, बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पे होते हैं। और इसमें जो ये OH होता है, ये बड़ा ग्रुप ये एक्सियल पे होता है, तो ये रिपल्सन ज्यादा लगाता है। और जहां रिपल्सन ज्यादा होता है वो कम स्टेबल है, वो स्पेशली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है कि कभी हमें एडवांस में पूछी जाती है ये कि इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, और उसका एक्सप्लेनेशन वहां जरूरत है। यहां तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अल्फा फॉर्म। इस वजह से बीटा का रेशियो ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम में और अल्फा का कम, और सबसे कम ओपन चेन का। याद रखना, बीटा ओपन में, ये कह सकते हैं ओपन में, और अल्फा ओपन में एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये भी हमें पता हो। और एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में बदलना, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। हमारे पास बीटा फॉर्म है और बीटा से अल्फा बन जाए और अल्फा से बीटा बन जाए, यानी कि एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन भी आउट ऑफ कोर्स है, लास्ट पेज पर लिखी हुई है। म्यूटा रोटेशन आउट ऑफ कोर्स है, लास्ट पेज पर लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। म्यूटा रोटेशन भी एक, क्या बताया आपको, आउट ऑफ कोर्स, अल्फा फॉर्म का बीटा में, बीटा फॉर्म का अल्फा में बदलना म्यूटा रोटेशन कहलाता है। अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो जो मेंस या नीट के लिए, तो मेरी एक बात फिर बोल रहा हूं मैं, बीटा फॉर्म में बीटा और अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म, दोनों चेयर फॉर्म में मिलती हैं। बट इन बीटा फॉर्म OH प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इन बीटा फॉर्म OH present at equatorial position. As a result, it is more stable. In alpha form, OH present at axial position. Therefore, it is less stable. ये कॉम्पिटिटिव के लिए, बाकी को जरूरत नहीं है। चलिए भाई, तो ये थी कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाई ये। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे हावर्थ, उन्होंने इसे रिप्रेजेंट का एक दूसरा मेथड और दिया, जिसे हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्लूकोज है हम इसे कैसे लिखाते हैं। तो उन्होंने इसकी पायरानोज स्ट्रक्चर बनाई, पायरान के सिमिलर स्ट्रक्चर बनाई। क्या क्या उन्होंने, सुनिए जरा। उन्होंने पायरान जैसा स्ट्रक्चर बनाई। ये पायरान होता क्या है? उन्होंने, पायरान होता है एक ऐसा कंपाउंड, यानी कि एक हेक्सागोन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन 5 कार्बन होते हैं, ये पायरान है। और इन्होंने इसकी पायरान जैसी स्ट्रक्चर बनाई। आप कहोगे यहाँ 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है रिंग में। जरा ध्यान देखो, ये कार्बन है 1 2 3 4 5 और एक ये है ऑक्सीजन। तो यहाँ भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। तो पायरान जैसी स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने बताया पायरान कैसे बनती है, ये कहलाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है क्या? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है कि जब हम ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें एक हेक्सागोन है, 6 एटम है, और 6 में 1 ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है। सुन लो जरा एक मिनट, मेरी बात सुनिए जरा। तो जब हम इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 6 एटम का एक रिंग बनाते हैं।
और उस रिंग के टॉप पर ऑक्सीजन दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम है, टॉप 2 है, हॉरिजॉन्टल बेस टॉप 2 है, तो ऑक्सीजन हमेशा राइट साइड आता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, तो 2 बॉन्ड होगी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस टाइम कितने बनने हैं? ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इनके 2-2 बॉन्ड बने, तो 2-2 बॉन्ड हम इसके इस टाइप से बना देते हैं। अब क्या करेंगे? नंबरिंग हमेशा क्लॉकवाइज होती है। यहाँ ये ओ पहले कार्बन से जुड़ता है, यहाँ दूसरे से, यहाँ तीसरे से, यहाँ फोर्थ से, यहाँ फिफ्थ से। 6 कार्बन हमेशा ऊपर होगा, बस ये ध्यान रखना। दोबारा से सुन लीजिए, क्या कहता है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कि ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है पायरान के सिमिलर है। जैसे पायरान में 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन होते हैं, ऐसे इसके स्ट्रक्चर में भी 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन है। ये छठा कार्बन अलग रहेगा, अभी बताऊंगा ये कहाँ जाएगा। तो इन्होंने पायरान जैसी स्ट्रक्चर बनाई, उसमें ऑक्सीजन हमेशा टॉप के राइट पे आता है, तो टॉप के राइट पर, और उस पर बाकी नंबरिंग क्लॉकवाइज होती है, ऐसे ये क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है। अब कंडीशन आती, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हर कार्बन पर 2-2 बॉन्ड दिखाते हैं हम ऐसे। अब इन पर क्या करेंगे? अब हमें इन पर सिर्फ ये करना है, ग्रुप दिखाने हैं। देखिए 1 वाले कार्बन पर H और OH है, एक H दिखा दीजिए, एक OH। अगर 1 पर OH नीचे होता है तो अल्फा फॉर्म है ये। अच्छा 2 पर एक OH एक H, एक OH एक H। 3 पर एक OH H, अपोजिट दिखाना है 2 3। 4 पर एक OH एक H, 5 पर एक H और एक ये पूरा ग्रुप, ये दिस इज कॉल्ड हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला या अल्फा पायरानोज स्ट्रक्चर। और आपको मैं बस लास्ट में ये कहता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो इसे बनानी सीख लेना, इसकी जरूरत है हमें, बाकी की नहीं है, सिर्फ इसकी जरूरत है हमें। हमसे पेपर में पूछा जाता है ड्रॉ द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बना के आ जाना, बस याद कर सकते हो। अगर बीटा बनाना हो तो क्या करेंगे? बीटा बनाना है, बहुत आसान है। बीटा कैसे बनेगा वो सुन लीजिए। अगर हमें बीटा बनाना है तो बीटा बनाने का तरीका है, पूरा बिल्कुल सेम रखिए जैसा ये है। बीटा कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6। बीटा कैसे बनेगा? तो ध्यान दीजिए, बीटा बनाने का तरीका है, ये OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे, बस 1 पे चेंज करना, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। HOH, बाकी जो जहां है उसे वहीं छोड़िए, कोई चेंज नहीं होगा। इसको बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ये हावर्थ प्रोजेक्शन थे, ये ध्यान देना। तो मेरी बात सुनी भाई, आज का टॉपिक बहुत ही टिपिकल है ये, जो आपको अगर एक बार आप नोट्स की रीडिंग करोगे आपको समझ में आएगा। और लास्ट में कहता हूं, कुछ भी ना आए स्ट्रक्चर में, रिएक्शन तो याद करनी है, देखो वे सारी है। उन रिएक्शन के बाद एक एनोमर्स की डिफाइन पढ़ लेना, अल्फा बीटा आइसोमर्स को, अल्फा और बीटा ग्लूकोज को एनोमर्स कहते हैं, वो डिफाइन याद कर लेना बस। और बाकी आपको बता दिया, ये हावर्थ प्रोजेक्शन याद रखना, और अगर बीटा बनाना हो तो OH ऊपर और ये नीचे, वो है बस फर्क, और कुछ नहीं। 1 वाले OH में डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है अल्फा और बीटा में। अब किसी को कुछ पूछना हो? हमारा ग्लूकोज यहाँ कंप्लीट हो चुका है हर लेवल पर। बस अगर कॉम्पिटिटिव की बात होती तो मैं वो चेयर फॉर्म बना के भी समझाता, वो मैं यहाँ बताया नहीं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बता दिया कि दोनों चेयर फॉर्म में होती हैं, अल्फा भी बीटा फॉर्म भी है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है हर्षित, सारा कोर्स का है, टोटल कोर्स में है जो मैंने ये पढ़ाया है। वो तो मैंने ये कहा है कि अगर आपको ये लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रही तो कम से कम ये स्ट्रक्चर एक अकेली याद कर लेना, ये आपको बताया है। सब कोर्स का, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना। एक एपीमर्स को छोड़कर, एपीमर्स नहीं लिखा हुआ, बाकी सब लिखा हुआ। अब इसके बाद बचता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 10 या 15 मिनट का एक टॉपिक बच रहा है और ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। फिर ध्यान देना, फ्रक्टोज और है, उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर है, रिएक्शन कोई नहीं है।